हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑलरेडी हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 1 का लेक्चर 1 हो चुका है और उस लेक्चर 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस है एकेटीयू यूनिट नंबर 1 का। तो फोर्स क्या होता है, मोमेंट और कपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं और एकेटी में यहां से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चन से मैंने आपको करा दिए हैं। आज के सेकंड लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं वेरिग्नस थ्योरम। तो आज का लेक्चर का जो टारगेट है, क्या करने वाले हम लोग, वेरिग्नस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। अगर 2 नंबर में आएगा तो स्टेटमेंट पूछ लेगा आपसे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा तो इसका प्रूफ भी आपको करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और जो एक क्वेश्चन यहां से एकेटी में आया हुआ है वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में दूंगा जिसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर बिल्ड हो जाए। पूरा सब्जेक्ट जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये यूट्यूब में भी रहेगा कंप्लीट सिलेबस इसका और एप्लीकेशन में भी रहेगा। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के, जैसे मैथ्स 1, मैथ्स 2, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीपीएस, एफएमई, सॉफ्ट स्किल्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ एकेटीयू, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, एकेटीयू के पीवाईक्यूज और जहां जहां पर जिस टॉपिक में जरूरत होती है डीपीपी की, तो वो डीपीपी और उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करा रहे होते हैं। पूरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और ये जो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी आप ले सकते हैं और आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स को एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्स के अंदर एनरोल कर चुके हैं। आप भी अगर चाहते हैं तो फुल कोर्स का यानी कॉम्बो पैक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनरोल करके आज से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सेशन। वेरिग्नस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका प्रूफ हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, ये कह रहा है, इसका स्टेटमेंट समझना क्या है पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि फोर्स क्या होता है, फोर्स सिस्टम क्या होता है। मान लो कोई बॉडी है और उस बॉडी पर क्या है कि 2 फोर्स 3 फोर्स लगे हुए हैं, ज्यादा फोर्स लगे हुए हैं। ऐसा मान सकते हैं आप कि एक फोर्स लगा हुआ है आपका F1, तो दूसरा फोर्स आपका लगा हुआ है मान लो F2, इस तरह से। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों फोर्सेस का, या 3 फोर्सेस भी हो सकते हैं, ज्यादा फोर्सेस भी हो सकते हैं, इन फोर्सेस का मोमेंट लेना है किसी भी पॉइंट के अबाउट प्लेन में। मान लो ये पॉइंट है आपका यहां पे, तो आपने क्या करना है, इस F1 का मोमेंट आपको इस पॉइंट के अबाउट लेना है। और आप सभी जानते हैं मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको। तो आपको क्या करना है, मान लो ये पॉइंट O है और इस F1 का मोमेंट आपको इस पॉइंट के अबाउट लिखना है। तो आप सभी जानते हैं कि मोमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो यहां से क्या करेंगे आप लोग, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आप जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखना चाहते हो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पे। तो कितना, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, d1 है। तो बताओ F1 का मोमेंट कितना हो जाएगा, F1 d1। इसी तरह से जो F2 है, इसका मोमेंट अगर आपको सेम पॉइंट के अबाउट लिखना होगा तो F2 पे भी क्या करोगे आप, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइक दिस। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, d2। तो बताओ इसका कितना मोमेंट हो जाएगा F2 का पॉइंट O के अबाउट, F2 इंटू d2। इसी तरह से आपके और भी फोर्सेस हो सकते हैं। अब क्या करना है आपको, इस F1 का मोमेंट F2 का मोमेंट का एल्जेब्रिक सम ले लेना है। क्या ले लेना है, इनका एल्जेब्रिक सम लेना है, जोड़ देना है इनको। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो F1 और F2 है इनका कोई रिजल्टेंट भी रहा होगा। मान लो ये इनका रिजल्टेंट है जिसको हमने लिख दिया R से। अब इस रिजल्टेंट R का भी मोमेंट लेना है अबाउट द सेम पॉइंट, यानी इस पॉइंट के अबाउट लोगे मोमेंट। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो डिस्टेंस कितनी है, d है। अब बताओ R का मोमेंट कितना हो जाएगा, R इंटू d। तो हमने क्या किया कि F1 का मोमेंट लिया प्लस F2 का मोमेंट प्लस F3 का मोमेंट, इस तरह से ये किसके बराबर आएगा, इस रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर आएगा। यही है आपका वेरिग्नस थ्योरम। मतलब क्या करना है कि किसी बॉडी के ऊपर मेनी फोर्सेस लगे हुए हैं, 2 3 4 5 फोर्सेस लगे हुए हैं, उन सभी का क्या करना है, आपको मोमेंट लेना है, फिर एल्जेब्रिक सम लेना है और वो किसके बराबर आना, वो किसके बराबर आएगा, उन फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर आएगा। आप देख सकते हैं, if many coplanar forces are acting on a body, then the algebraic sum of moment
ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस होंगे उनके मोमेंट का एल्जेब्रिक सम अबाउट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट इन द प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट, उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हमको यही प्रूफ करना है कि F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू R इंटू डी। अगर दो फोर्स की बात करें, अगर ज्यादा फोर्सेस होंगे तो प्लस इसमें होता चला जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्टेटमेंट क्या है इसका। ठीक है, चलिए इसको हम एक बार प्रूफ कर लेते हैं। बहुत आसान प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंट लेना आपको आता है, मोमेंट लेना आपको आता है। ये बात भी देखो, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक चीज ये भी आपको पता होगी, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस है। अगर ये फोर्स मान लो एफ है और ये एंगल कितना है, थीटा है, तो इसको रिजॉल्व करना भी आपको आता होगा कि जो फोर्स F है ये एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा जब रिजॉल्व करेंगे। भाई जिसके साथ थीटा होता है तो वहां पे कॉस आता है, तो ये हो जाएगा आपका F cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका F sin थीटा। इस तरह से आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना भी आता होगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं, कैसे करना है। अब इसको प्रूफ करना है हमको, कैसे प्रूफ करें, चलिए देखिएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि प्रूफ हेडिंग डाल दीजिएगा, लेट अस कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन इन द फिगर। हमने दो फोर्सेस के लिए ले रहे हैं, आप तीन फोर्सेस के लिए भी लिख सकते हैं, सिमिलरली करके लिख सकते हैं वहां पे। तो हमने कहा कि एक फोर्स हमारा ये है, एक फोर्स हो गया हमारा दिस वन F1 और F2, दो फोर्स लेने हैं। एक फोर्स हो गया हमारा F1, दिस इज F1। ओके, अब एक्स एक्सिस से बोल देते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 1। बहुत ध्यान समझ लीजिएगा। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट तो मोमेंट लिखना है। तो मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के अबाउट, बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे यहाँ पे। इस पॉइंट ए के अबाउट आपको मोमेंट लिखना है, किसका, इस F1 का। तो इस यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां से आप एक काम करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना होगा। यस, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहां पे। अब ये जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये फोर्स F1 है, तो इस डिस्टेंस को हम लिख दे D1, दिस डिस्टेंस इज D1। अब एक चीज मुझे और बता दीजिएगा कि अगर ये एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल कितना होगा, क्या ये एंगल भी थीटा 1 होगा, यस और नो। क्या ये बात आपको समझ में आती है, क्योंकि ये एंगल कितना है टोटल, एक्स और वाई एक्सिस क्या होती है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। तो जब ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल कितना होगा बेटा, दिस एंगल इज 90, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कितना एंगल हो जाएगा ये, क्योंकि ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज, क्योंकि ये थीटा 1 है तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस के थीटा 1। अब क्या करना है आपको, ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा 1 है, अरे ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा 1 है, तो कितना आ जाएगा 180। इनका भाई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका। इसको आप एक काम करो, इसको आप बी पॉइंट बोल दीजिए और इसको आप बोल दीजिए ओ। तो ओ ए बी जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कितना था थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1, ये कितना है 90। तो ये एंगल तो आ जाएगा ना आपको, एलजेब्रा जो ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 माइनस के 90 माइनस के 90 माइनस के थीटा 1, तो कितना बचेगा ये, दैट इज इक्वल टू थीटा 1। तो ये बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि ये एंगल बहुत ही बेसिक सी चीज थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, है ना, ज्यादा कॉम्प्लीट डायग्राम को नहीं करते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा 1 है तो बेटा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा 1। अब इस डेरिवेशन में कुछ बचा नहीं है। अब एक काम और कर सकते हैं, एक चीज मैं यहां पर और समझा दूं आपको। ये जो आपका ट्रायंगल है, कौन सा, ट्रायंगल ओ बी ए, ट्रायंगल ओ बी ए, ट्रायंगल ओ बी ए में बताओ cos थीटा 1 कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल डेरिवेशन है बेटा, cos थीटा 1 कितना हो जाएगा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है साइड, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज बेस। तो हो जाएगा आपका ये cos थीटा 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए, बोले तो कितना हो जाएगा, ओ ये कितना है, ए बी की वैल्यू कितनी है D1 अपॉन ओ ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा 1। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें हमने जब cos थीटा 1 लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। अब आगे बढ़ सकते हैं, चलिए ये तो बात हो गई यहां पर F1 की, है ना। हमने क्या करा था कि दो फोर्सेस कंसीडर करे थे F1 और F2। तो
तो F2 तो अब ये दिखाया नहीं हमने यहाँ पर, अब F2 को भी दिखा देते हैं। अब तो सिमिलरली काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फोर्स और होगा आपका यहाँ पे, कौन सा, दैट इज F2। तो ये होगा आपका फोर्स F2, दिस इज द F2। बोलो यस और नो। तो ये हो गया आपका F2। और जब F1 का एंगल हमने एक्सिस से कितना मांगा था, θ1, तो एक काम करो, इसको मान लो कितना है, दिस एंगल इज θ2। अब इस F2 का हमको मोमेंट लिखना है अबाउट द सेम पॉइंट, है ना, अबाउट द सेम पॉइंट। इस पॉइंट ए के अबाउट हम मोमेंट लिख रहे हैं, तो आप मुझे बताना क्या इस पॉइंट से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा? यस, एक परपेंडिकुलर हमको यहां पर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं बेटा d2। क्या लिख सकते हैं, d2। अच्छा एक बात बताना, जब ये एंगल θ1 था तो ये एंगल θ1 था, अगर ये F2 के साथ एंगल θ2 है तो क्या ये एंगल भी θ2 होगा? यस और नो, दिस एंगल इज θ2। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d2। भाई जैसे ये डिस्टेंस d1 थी, ये डिस्टेंस d2 हो जाएगी। तो क्या यहां पर d2 की वैल्यू OA cos θ2 आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। ओके, बिल्कुल आ जाएगी। अब एक काम और करो, अब ये फोर्स F1 हो गया, डिस्टेंस d1 हो गई, एंगल θ1 हो गया। फोर्स F2 का एंगल θ2, डिस्टेंस d2। अब एक इनका रिजल्टेंट भी तो आएगा, इनका क्या आएगा, एक रिजल्टेंट भी आएगा। F1 और F2 का बेटा क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। तो देखो, लेट R बी द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 का एक रिजल्टेंट भी होगा, और मान लेते हैं कि यहां पर कहीं बीच में आ रहा होगा इनका रिजल्टेंट। बोलो यस और नो। और रिजल्टेंट को हमने लिखा R से, R से। अब इसका एंगल कितना है भाई, θ1 के साथ एंगल θ1 था, सॉरी F1 के साथ एंगल θ1 था, F2 के साथ θ2 था। इसका एंगल मान लेते हैं कितना है, दिस एंगल इज θ2। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका एंगल मान लेते हैं थीटा, इसका एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा। अब इस मोमेंट, इसका आर का रिजल्टेंट का भी क्या लेना है, मोमेंट लिखना है। किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। यहां से सेम पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, यस और नो, यस। और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कितनी है, d है। और ये थीटा कितना, ये एंगल कितना है, ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल कितना होगा बेटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। बड़ा सिंपल सा है। और जिस तरह से आपने d1 इक्वल टू, भाई आपने क्या करना था, एक ट्रायंगल OAB लिखा था, OBA जब आप लिखोगे तो d1 इक्वल टू OA cos थीटा आ जाएगा। अब ये जो आपका पॉइंट देखो, पॉइंट OAB, जब आपने F1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो पॉइंट B मिला। अब मान लेते हैं कि जब आपने F2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, कौन सा, यहां पे आप इसको C बोल सकते हैं। और जब आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा R पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका कितना, इसको आप D बोल सकते हैं। तो पहले आपने ट्रायंगल यूज किया होगा OBA, फिर आप यूज करेंगे कौन सा, OCA, तो आपको मिल जाएगा d2 इक्वल टू OA cos θ2। फिर आप जो रिजल्टेंट वाला ट्रायंगल है इसको यूज करेंगे ODA, तो ये हो जाएगा आपका यहां से D इज इक्वल टू OA cos थीटा। तो यहां से d1 इक्वल टू, d2 इक्वल टू और d इक्वल टू आपको यहां से ट्रायंगल यूज करना है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, मैंने करके दिखा दिया है, हालांकि ये आप खुद ही समझ गए होंगे पहले से ही कैसे हो रहा है। चलिए अब वापस आ जाइए, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। नाउ अब हमारे पास F1 है, F2 है और रिजल्ट, उन दोनों का रिजल्टेंट R है। क्या करेंगे हम लोग, नाउ टेकिंग द मोमेंट ऑफ F1 F2 एंड R, F1 का, F2 का, R का रिजल्टेंट लेंगे अबाउट पॉइंट, सॉरी मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट A, इस पॉइंट A के अबाउट। तो बताओ F1 का मोमेंट कितना होगा, क्या होता है मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज F1 d1। F1 d1 कितना हो जाएगा, F1 और d1 की वैल्यू कितनी है बेटा, OA cos θ1, यस और नो, OA cos θ1। तो ये हो जाएगा आपका OA cos θ1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप देखेंगे यहां पे F2 का मोमेंट कितना होगा, F2 इंटू d2। F2 का मोमेंट कितना होगा, F2 d2 और d2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज OA cos θ2, क्योंकि OA तो सब में कॉमन रहेगा, दैट इज OA cos θ2। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से रिजल्टेंट का मोमेंट कितना होगा, R इंटू डी। रिजल्टेंट का मोमेंट कितना होगा, R इंटू डी, दैट इज इक्वल टू, और डी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज OA cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका OA cos थीटा। ये हमारे पास मिल गई इक्वेशन नंबर 3। तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है।
तो ये तीन इक्वेशंस आपको मिल गई। F1 D1 इज इक्वल टू OA cos थीटा 1, F2 D2 इज इक्वल टू OA cos थीटा 2, R इंटू D इक्वल टू OA cos थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको दोनों को जोड़ देना है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को आपने क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, F1 D1 प्लस F2 D2। दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं तो देखो कितना आएगा, ऐड करने के बाद ये हो गया F1 D1 प्लस F2 D2, ये हो जाएगा OA cos थीटा 1 प्लस OA cos थीटा 2, OA cos थीटा 1 OA cos थीटा 1 प्लस OA cos थीटा 2। बोलो यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने जोड़ दिया है। अच्छा यहां पे ये F1 भी तो आएगा बेटा, F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, इसको हमने इक्वेट कर रहे हैं ना, ये तो D1 की वैल्यू है तो यहां पे ये छूट गया है थोड़ा सा। F1 D1 इज इक्वल टू कितना आएगा, F1 और D1 की वैल्यू ये है भाई, F1 D1 इज इक्वल टू कितना आएगा, F1 और D1 की वैल्यू वहां से पुट करेंगे। इसी तरह से F2 D2 इज इक्वल टू, तो यहां F2 छूट गया है, यहां पर F2 आएगा और यहां पर R आएगा। ये F1 F2 और R छूट गया था, इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ द इक्वेशंस आर करेक्ट। अब क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशन को बस ऐड कर देना आपको। इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। तो मैं दोबारा से लिख देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू F1 OA cos थीटा 1 प्लस F2 OA cos थीटा 2। तो यहां से आप देखेंगे OA कॉमन आ जाएगा, OA कॉमन आ जाएगा, तो ये अंदर बचेगा F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2, ठीक है। F1 D1 प्लस F2 D2, यहां तक हम आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां से कुछ नहीं करना हमने, ये तीन इक्वेशन आई थी हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे F1 D1 प्लस F2 D2 इक्वल टू OA F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 हमको मिला है। अब एक बार जरा यहाँ पे आ जाइए, जैसे मैंने अभी आपको फोर्स को रिजॉल्व करना सिखाया था, तो फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग, बड़े आराम से यहाँ पे हम फोर्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। आप मुझे बता दीजिएगा क्या इस F1 का जो कंपोनेंट आएगा x, क्योंकि एंगल कितना है थीटा 1, तो F1 का कंपोनेंट x एक्सिस पे कितना आएगा, F1 cos थीटा 1। बोलो यस और नो। इसी तरह से F2 ये है और एंगल है F2, तो कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका x एक्सिस पे, F2 cos थीटा 2, F2 cos थीटा 2। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2, इन दोनों का जो कंपोनेंट आएगा x एक्सिस पे वो इनके सम के बराबर हो जाएगा। अब इनका रिजल्टेंट भी तो कुछ है, अब वो किसके बराबर होगा, ये जो रिजल्टेंट R है, एंगल कितना है थीटा, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इन दोनों F1 F2 का जो x एक्सिस पे कंपोनेंट का जो सम होगा वो रिजल्टेंट के सम के बराबर होगा ऑन x एक्सिस। तो इस R का भी क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, R cos थीटा। बोलो यस और नो, क्योंकि यहां से थीटा एंगल बन रहा है तो ये इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, R cos थीटा इज इक्वल टू, देखो F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2, इसको हम R cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अरे बोलो यस और नो, R cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां पे तो ये हो जाएगा आपका F1, तो यहां पे जो F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 है, R cos थीटा लिख पाएंगे आप इसको। तो इक्वेशन बन जाएगी F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू OA R cos थीटा। बात समझ में आ गई। इसको हमने कहां से लिखा है, इसको हमने यहां से लिखा है, R cos थीटा के बराबर होगा। तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 कहां पे है, ये है आपकी R इंटू डी इज इक्वल टू R OA cos थीटा, R OA cos थीटा। देखो ये भी तो R OA cos थीटा है बेटा, ये है R OA cos थीटा। इस R OA cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू डी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू R OA cos थीटा। R OA cos थीटा को लिखा हमने R इंटू
आर इंटू डी। तो यही हमको प्रूफ करना था बेटा, यही हमको प्रूफ करना था, यही इसका डेरिवेशन था, हेंस प्रूव्ड। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? पूरा डेरिवेशन आपका ड्राइव हो चुका है। अगर मान लीजिए कल के दिन को आपको लिखना हो n नंबर ऑफ, ये तो दो फोर्सेस के लिए है ना, हमने कितने फोर्स कंसिडर किए थे, F1 और F2 दो फोर्स कंसिडर किए थे। अगर n नंबर ऑफ, क्योंकि जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरम है आपकी वेगनस थ्योरम, ये तो n नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेस, फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेस, तो कितना हो जाएगा, F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू R इंटू डी। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बेसिक सा डेरिवेशन है। क्या करा था आपने, दो फोर्स कंसिडर किए थे, F1 F2, ठीक है ना, और उनका रिजल्टेंट कितना मान लिया था हमने, R। F1, अब हमने क्या करना था, F1 F2 और R रिजल्टेंट का मोमेंट लिखना है कॉमन पॉइंट के अबाउट, जो हमने मान रखा है पॉइंट ए। तो जब पॉइंट ए के अबाउट आप किसी भी फोर्स का मोमेंट लिखेंगे तो क्या चाहिए आपको, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F1 पे जब हमने परपेंडिकुलर डाला, F1 पे जब हमने क्या करा, परपेंडिकुलर डाला, तो हमको मिला डिस्टेंस कितनी होगी, D1। ये एंगल θ1 था, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा फोर्स था F2, उसका एंगल था θ2, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहां से परपेंडिकुलर, दैट इज D2। इन दोनों का रिजल्टेंट R, एंगल कितना था थीटा, डिस्टेंस कितनी थी परपेंडिकुलर डी। इन तीनों का हमने क्या लिख लिया, मोमेंट लिख लिया। तो तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई। ये दो इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने ऐड किया तो हमको ये इक्वेशन मिली, है ना। तो F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 की वैल्यू यहां से आपको R cos θ मिल गई है। यहां से आपको फिर इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। इक्वेशन 3 और 4 का यूज करके हमको ये इक्वेशन फाइनल जो है डेरिवेशन इसका हमारा डिराइव हो चुका है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसके जैसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई हुई है, ये देखो आप देख सकते हैं कि ये डीपीपी मैंने दी है, इसको खुद से सॉल्व करेंगे। मैं एक सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करूंगा अभी, इसको आपने कर लेना है। लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन कराया था और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो इस बार आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसका आंसर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब इसके जैसा क्वेश्चन जो है मैं यहां पर आपको सॉल्व करा रहा हूं। वहां पे देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहां पे एंगल 30 दिया हुआ है, यहां पर एंगल 60 दिया हुआ है। ये डायमेंशन जो है 500 है, 400 है, यहां पर ये डायमेंशन 300 और 400 है। कोई फर्क नहीं, मतलब वैल्यू चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 400 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट बी। यहां पर ये डायग्राम, ये फिगर जो है एग्जाम में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर के अंदर, और पॉइंट बी पर 400, यहां पर देखो ये है आपका पॉइंट बी, पॉइंट बी पर 400 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है और ये एंगल 30 डिग्री आपको दिया हुआ है डायग्राम के अंदर। ये पॉइंट ए है आपका, पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है। और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक लाइन का सॉल्यूशन है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोमेंट निकालना है हमको पॉइंट ए के अबाउट, तो लिखेंगे एम ए। एम का मतलब है मोमेंट, ए का मतलब है कि हम पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे हैं ना, बोल रहा है कि फोर्स निकालना है अबाउट पॉइंट ए। अब एक बात यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको किसका मोमेंट लिखना है, इसका मोमेंट लिखना है 400 न्यूटन का। अब ना तो ये एक्स एक्सिस में है ना ये वाई एक्सिस में है, ना तो ये एक्स में है ना ये वाई में है। इस फोर्स को रिजॉल्व करना होगा तो दो कंपोनेंट इसके आएंगे, है ना। तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बता सकते हो, एक कंपोनेंट ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट ये आएगा इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी, क्योंकि ये 400 के साथ एंगल जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 400 cos 30 और ये हो जाएगा 400 sin 30। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका 400 sin 30। अब इसको हमने रिजॉल्व कर लिया तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब देखो ये 400 cos 30 बचा, 400 sin 30 बचा, इनका क्या करना है, मोमेंट लिखना है। चलो पहले इसका मोमेंट लिख लेते हैं। अब मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। इस पॉइंट एक अबाउट मोमेंट लिखोगे, अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो प्लस हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, ठीक है। चलो
अब ये कैसे पता लगेगा आपको कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चल करके जब हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल में, तब आपको और ज्यादा चीजें बेटर तरीके, ये तो समझ में आ ही रहा आपको, बहुत सिंपल सा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेना आना चाहिए, वहां पर प्लस माइनस का कैसे पता लगेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस 400 cos 30 जो फोर्स है, इसका मोमेंट लिखना है पॉइंट ए के अबाउट। तो आपने क्या करना है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, वहां पर अपनी पेंसिल रख लो। अब ये देखो कि कौन से फोर्स का मोमेंट आपको लिखना है। तो इसका मोमेंट लिखना है इस वाले फोर्स का। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट ये कैसे घुमाएगा, इस फोर्स का मोमेंट लेना है इस पॉइंट ए के अबाउट। पॉइंट ए के अबाउट ये फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, पेंसिल यहां रखो। अब ये देखो इधर की तरफ जा रहा है, उधर एरो है, तो ये तो ऐसे घुमाएगा ना इसको, इस पॉइंट ए के अबाउट। तो ये कैसा हो गया आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो प्लस। चलिए आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका एम ए कितना हो जाएगा, फोर्स, फोर्स कितना है 400 साइन 30, बोलो यस और नो। ये है 400 cos 60, 400 cos, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, 400 cos 30 है ना, 400 cos 30, ये तो हो गया फोर्स। 400 cos 30 ये तो फोर्स है। अब ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन चेक करना होगा आपको, आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ। अब जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो मोमेंट, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई। मोमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली होगी इसकी, दिस वन, और ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 400 mm। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 400 से, तभी तो मोमेंट आएगा। इंटू करेंगे 400। नेक्स्ट, अब इसका कंपोनेंट, इसका तो मोमेंट आपने ले लिया। अब ये जो 400 साइन 30 है, इसका मोमेंट लिखेंगे। अब किसके पॉइंट अबाउट लिख रहे हो, पॉइंट ए के अबाउट। तो बताओ ये क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको। इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स है 400 साइन 30, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या लिखोगे, माइनस। क्या लिखोगे, माइनस। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 400 साइन 30, ये तो हो गया हमारा फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, जिसका मोमेंट आप लिख रहे हो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अब जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 300। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा इंटू 300। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर अलाउड होता है, एग्जाम में आप ले जा सकते हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो 400 इंटू कॉस 30 इंटू 400 माइनस 400 साइन 30 इंटू 300। सो इट इज कमिंग आउट 7856। पॉइंट ए के अबाउट जो मोमेंट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट 7856 पॉइंट, एक सेकेंड, कितना आ रहा है, 78564। अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, क्योंकि आपको ये किसमें दिया हुआ है, न्यूटन में, फोर्स न्यूटन में है और डिस्टेंस एमएम में है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन एमएम, न्यूटन एमएम, ये आपका आंसर है। और क्योंकि यहां पर प्लस में आ रही है इसकी वैल्यू, प्लस में आ रही है तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, प्लस में आ रही है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज, अगर माइनस में आती है तो इसका मतलब ये होता एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आंसर आ गया आपका क्लॉकवाइज में, ठीक है। जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां पर 400 की जगह 100 है, एंगल वहां 30 था, यहां 60 है, ये डायमेंशन 300 थी तो यहां 400 है, 400 की जगह 500 है। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन जब इसको सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो आपकी जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। जब सॉल्व करेंगे पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कितना आएगा, माइनस के 9641 आएगा न्यूटन एमएम। अब माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप माइनस साइन हटा करके लिख सकते हैं कि न्यूटन एमएम में जो वैल्यू है 9641 दैट इज इन न्यूटन एमएम, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आई होप कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। और इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल रहे होंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिस तरह के एकेटीयू में आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट जो फोर्स सिस्टम है, जहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे होंगे बहुत सारे, उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन देखेंगे। इसके जो हमने लेक्चर अभी आपको डिलीवर किया है, इसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन दोनों जगह मिल जाएंगे। एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं, गेटवे क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल गेटवे क्लासेस के नाम सर्च कर लेंगे तो वहां भी आपको ये नोट्स मिल रहे होंगे। और आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है उसको जरूर दिया करें। और बाकी मैंने आपको बता दिया था कि
जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस एप्लीकेशन के अंदर चल रहे हैं। कॉम्बो पैक के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी एनरोल करके आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और अपने इंटरनल एग्जाम्स में जो क्लास टेस्ट होते हैं, जो सेशनल एग्जाम्स होते हैं, जो पीयूटी होते हैं, उनमें एक अच्छा एक अच्छा स्कोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, जब आपके इंटरनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली वही सिलेबस तो आपका एक्सटर्नल में भी आएगा, तो आपके एक्सटर्नल एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।